हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 67। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। ये 14 तारीख की है, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही जनक होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने वो देख लिया होगा और आप सभी को वो पसंद भी आया होगा। ठीक है, और आपने लाइक शेयर भी ज़रूर किया होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा लैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है सच में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो देखो लैंगिक जनन क्या होता है बेटा। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जनन की वह विधि जिसमें दो जनक होते हैं। ठीक है, एक नर और एक मादा। उन दोनों से एक युग्मक तैयार, उन दोनों के युग्मकों से क्या होता है, एक युग्मनज तैयार होता है, जो कि किस में बन जाता है, नई संतति में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा जो युग्मक होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, आधी, जो मिलकर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, वे सभी मिलकर आपस में क्या कर देते हैं, एक नए जीव का विकास कर देते हैं। अब ये लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों है बेटा, जब अलैंगिक जनन की विधि है तो देखो लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। संलयन मतलब होता है बेटा जोड़ने से। ठीक है, तो दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, देखो जब क्या होते थे अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता था, जो उसके अंदर गुण है वही जो नई संतति उत्पन्न हुई उसके अंदर भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो हैं, एक नर और एक मादा, यानी कि दो जनक है, दोनों के गुण अलग अलग होंगे। तो उससे जो नई संतति उत्पन्न होगी बेटा, उसमें क्या होंगे, दोनों के गुण आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, विभिन्नता आ जाएगी उसमें, इससे विभिन्नता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बेटा देखो गुण अलग अलग स्पीसीज हैं, दो जनक हैं। ठीक है, तो दोनों के गुणों के संयोजन के कारण क्या होता है, नई तरीके की प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नई तरीके के जो स्पीसीज हैं उनको उत्पन्न करने में। दूसरा, इससे विभिन्नता आती है, और इससे बेटा विभिन्नताएं आती है। आप देखोगे कि पौधे तो फिर भी एक जैसे लगते हैं हमें देखने में, लेकिन जो जीव है, मनुष्य भी हो गए, तो बेटा देखो तुम्हारी भी शक्ल किसी और से नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति अलग होता है। थोड़ी बहुत तो मिलते हैं हमें गुण, लेकिन प्रॉपर सेम टू सेम हमें वैसा नहीं दिखता है। ठीक है, चाहे उसके कद अलग हो, चाहे बाल अलग हो, चाहे आँख अलग, आँख का रंग अलग हो, कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर होती है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें दो युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, तो ये विकास के लिए भी आवश्यक होता है। अब बेटा पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग यानी कि जनन अंग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि एक पौधा है, ठीक है, इस पर जो फूल उग रहे हैं, ठीक है, उस फूल के अंदर सिर्फ एक ही जनन अंग होगा। ठीक है, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि उसमें या तो एक नर अंग होगा जनन अंग, या फिर मादा जनन अंग होगा। तो वो कैसा कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, वो पुष्प। उदाहरण के लिए बेटा पौधों के नाम भी बताइए, जैसे कि पपीता और तरबूज होता है। जब पुष्प में पुंकेसर या एवं स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं, अगर यदि बेटा कोई ऐसा पौधा है जिसके एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे ये फूल देख रहे हो बेटा, इसमें देखो आपको ये पुंकेसर भी दिखाई दे रहा है और बीच का ये पार्ट जो है स्त्री केसर, दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो जैसे कि गुड़हल और सरसों का फूल, ठीक है, या सरसों का पुष्प, उसमें ये होता है, ये गुड़हल का फूल दिखाया हुआ है बेटा, तो ये क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, इसमें दोनों है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। अब आवर्त बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो बेटा देखो आवर्त बीजी के जननांग यानी कि जो बीज आएंगे बेटा, उसके अंदर जो जननांग है वो उसमें उपस्थित होते हैं पुष्प में ही। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। पुंकेसर क्या होता है बेटा, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। नर जननांग होता है जो परागकण बनाते हैं। तो देखो पुंकेसर ये वाले भाग हैं, कौन कौन से हैं बेटा, ये वाला क्या है, परागकोश है। इसके अंदर छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। मान लो ये परागकोश है, इसके अंदर ये छोटे छोटे परागकण होते हैं जिनका निर्माण ये करता है। ठीक है, फिर ये एक पाइप से जुड़ा होता है, एक तंतु से। ठीक है, एक डंडी से, इसको बोलते हैं तंतु।
ठीक है। फिर बात करते हैं स्त्री केसर, पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है। तो ये स्त्री केसर बेटा, ये वाला भाग, ये वाला, ये सारा क्या है स्त्री केसर। मैं दूसरे रंग से दिखाती हूँ आपको, ये वाला भाग सारा ये होता है स्त्री केसर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। यह 3 भागों से बनता है और ये 3 भागों से मिलकर बनता है बेटा। वृत्तिका होती है, इसमें वृत्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है, ठीक है। आपको यहाँ डायग्राम से और नीचे से अच्छे से समझो बेटा। देखो यहाँ पर ये रहा अंडाशय, ठीक है, और ये इसकी वृत्तिकाग्र है, ठीक है, और बीच में ये जो नली है ये वृत्तिका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आधार पर फूला भाग अंडाशय कहलाता है, ये वाला फूला हुआ भाग। मध्य में लंबा भाग वृत्तिका कहलाता है, ठीक है। जो ये लंबा सा भाग होता है, ये डंडी, ये वृत्तिका कहलाती है, जो नीचे तक जाती है। फिर जो शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर वृत्तिकाग्र है जो चिपचिपा होता है, ठीक है, ये वाला भाग बेटा, ठीक है। ये चिपचिपा होता है ताकि जो परागकण हवा में या किसी भी तरीके से उड़कर आए वो इस पर चिपक जाएं और धीरे धीरे फिर वो यहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। अब अंडाशय जो है बेटा, तुम ये देखो अंडाशय के अंदर यहाँ पर, ठीक है, अंडाशय के अंदर और भी कुछ भाग होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बाह्य दल दिखाए गए हैं बेटा आपको, ठीक है। ये पंखुड़ियाँ हैं जो अलग अलग रंग की हैं, इनको दल भी बोल देते हैं, बाकी सब यही था इसमें। अब शीर्ष भाग जो है बेटा वो पढ़ चुके हम। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं इनको क्या बोल देते हैं, बीजांड, ठीक है। इनके अंदर अंड कोशिकाएं होती है जो अंडाणु का निर्माण करती हैं। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित हो जाता है, ठीक है। तो बेटा देखो, जो परागकण था, ये परागकण इस पर आकर चिपक गए इसकी वर्तिकाग्र पर, धीरे धीरे ये एक नली बनाते चले जाते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर अंडाशय के अंदर पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो ये कण पड़े हुए थे बेटा पहले से बीजांड, इनके साथ क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नई कोशिका का निर्माण करते हैं। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज, ठीक है। ये भी एक कोशिका होती है जिसमें नए पौधे को विकसित होने की क्षमता होती है। तो बेटा ये जो बनती है कोशिका, ये नए पौधे को विकसित करने की क्षमता रखती है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो परागकणों के बारे में। परागकणों का पुंकेसर से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। तो बेटा ये जो यहाँ से होते हैं ये परागकण होते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण होना वृत्तिकाग्र तक, किसके, स्त्री केसर के। पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण। एक एक नंबर में आ जाती है ये। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर होता है तो ये स्वपरागण कहलाता है। यानी कि बेटा देखो, इस गुड़हल के फूल में तो क्या होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं। तो अगर ये परागकण इसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पड़ेंगे तो ये स्वपरागण, ठीक है, यानी कि खुद के, सव मतलब होता है स्वयं, खुद के ही पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरे। लेकिन अगर इसके परागकण उड़कर दूसरे पुष्प पर पड़ गए, ठीक है, ऐसा ही एक और गुड़हल का फूल है, उसके वृत्तिकाग्र पर पड़ गए तो ये कहलाएगा परपरागण। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाए, ये ध्यान रखना है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं तो परपरागण, अगर एक ही पुष्प के उसी वृत्तिकाग्र पर पड़ रहे हैं तो ये स्वपरागण है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है बेटा, हवा चले या तो तेज, या फिर जल में बह जाए वो, अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। जैसे प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खाते हैं, जैसे कि तितलियाँ हो गई, इस पर बैठ जाती हैं तो उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे फूल पर जाकर बैठेंगी तो वहाँ पर छोड़ देंगी उनको, इस तरीके से वो स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकणों के उपयुक्त वृत्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। अब ये वृत्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद हम पढ़ चुके हैं, ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, हमने देख लिया बेटा नीचे वो। इसके लिए परागकण में एक नलिका विकसित होती है तथा वृत्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है जहाँ भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। इसके लिए परागकण से एक नलिका हमने देखी थी बेटा, वो नलिका उत्पन्न हो जाती है धीरे धीरे और वो वृत्तिकाग्र के बीजांड तक पहुंच जाती है और जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। ये हमने देखा था यहाँ पर कि किस तरीके से विकसित होकर यहाँ तक पहुँच गई, फिर ये युग्मनज बनाती हैं, इससे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। अब आगे बेटा, आगे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हाँ, बीजांड से एक कठोर आवरण, फिर बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है
तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक कठोर आवरण विकसित होता है जो क्या कर देता है, इसको बीज में बदल देता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, फिर अंडाशय क्या करता है बेटा, तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बना देता है। तो बेटा जो ये अंडाशय था बीच में, ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और जो ये पंखुड़ियाँ वगैरह थी ये सब सूख कर गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी, ये अंडाशय रह जाएगा बस इसमें, ठीक है। और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और जो बेटा अंदर युग्मनज बना था वो तो बीज बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप फल फ्रूट के अंदर देखते होंगे, तुम्हें क्या दिखता है, बाहर तो फल दिखता है और बीज में बीज भी दिखते हैं छोटे छोटे, तो वो बीज वही हैं जब क्या हुआ था, परागकण ने बीजांड के साथ क्या की थी, संलयन किया था, और वो बीज बन गया और आवरण बन गया उसके बाहर एक। और ये जो अंडाशय था बाहर का, जहाँ पर ये हो रहा था, ये फल में निर्माण हो जाता है इसका। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र सब मुरझाकर गिर जाते हैं सूख कर, ठीक है। इनका काम बस यहीं तक था। फिर बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। अब इसके अंदर बेटा ये बीज है, एक भ्रूण है, अगर हम इसको खाकर और ये बीज को फेंक देंगे जमीन में नमी वाले में, तो ये नया पौधा उग जाएगा जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोनिध में विकसित हो जाता है, और इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, अंकुरन, ठीक है। बहुत छोटी छोटी टर्म थी बेटा, और ये एक एक दो दो नंबर में पूछी जा सकती हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। देखो लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है बेटा, आप ये लिखोगे यहाँ से, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ये लिख दोगे आप बस इसमें फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड बेटा आपसे पूछा गया है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण में तो बेटा ये तीनों ही लाइन लिख दोगे आप। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है और संतति में गुणों को विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, और नए गुणों के संयोजन के कारण नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और विभिन्नता आती है तो विकास के लिए आवश्यक है। ये तीनों पॉइंट लिख दोगे। फिर आपसे पूछा है एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। तो बेटा देखो, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के, एक लिंगी के पपीता, तरबूज, उभयलिंगी के गुड़हल और सरसों का पुष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्वपरागन और परपरागन में विभेदन कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, यदि परागकणों का स्थानांतर उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागन कहलाता है, परंतु पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह परपरागन कहलाता है। ये इसमें विभिन्नताएं हैं दोनों में, ठीक है। चाहे तो आप बेटा डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि इस तरीके से बनाया, ये बीच में वृत्तिकाग्र बना दी, ढंग से बनाना है आपको। और ये क्या था, ये पुंकेसर है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से दिखा दोगे उस कण को, ये कण यहाँ पे आ गया, और एक दूसरा पुष्प बना दोगे ऐसे दो, और फिर यहाँ से इसके जो ये वाला था इससे इसके वृत्तिकाग्र जो है, ठीक है, इस पर दिखा दोगे चित्र में, तो इस तरीके से भी आ जाएगा कि ये तो परपरागन है, ये स्वपरागन है। अच्छे से बना सकते हो आप। फिर अंकुरन क्या है और बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो देखो अंकुरन क्या है, यहाँ से लिखोगे बीज में भावी पौधा और भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोनिध में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। अब बीज कैसे बनता है और फल कैसे बनता है, तो आप यहाँ से लिखोगे कि यहाँ से लिखोगे बेटा बीजांड से होकर एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद चाहे तो आप ये वाला लाइन भी लिख सकते हो, फिर अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद ये दो पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाले का हो जाएगा क्वेश्चन। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।